सो हाय गाइस, अभी हम लोग टैबलेट के स्केल अप के बारे में बात करेंगे। सो वील बी टॉकिंग अबाउट स्केल अप प्रोसीजर्स फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो सबसे पहले उसमें टॉपिक आता है टैबलेट ब्लेंडिंग एंड ग्रैनुलेशन। ठीक है, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ऐसा लिखना है कि टैबलेट ब्लेंडिंग एंड ग्रैनुलेशन, ऐसा करके आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि क्या बोलते हैं अपन उसको। ये देखो, नाउ व्हाट विल यू हाईलाइट। ओके, ये देखो, तो उस अपन क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं कि यू कैन राइट दिस थिंग्स। इसमें मतलब हम लोग अभी थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहली बात तो कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, उसमें लिखा है कि पाउडर्स विच आर यूज फॉर इनकैप्सुलेशन और आर टू बी ग्रेनुलेटेड प्रायर टू टैबलेटिंग और इनकैप्सुलेशन। ठीक है, मस्ट बी ब्लेंडेड वेल टू इंश्योर गुड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। So inadequate blending at this stage could result in discrete portions of the batch being either high or low in potency। हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पाउडर्स जिनको हमको इनकैप्सुलेशन करना है, फिर ग्रैनुलेशन करना है प्रायर टू टैबलेटिंग और इनकैप्सुलेशन जो भी है, उनको आपको ब्लेंड करना चाहिए प्रॉपर्ली। इट शुड बी ब्लेंडेड इन अ वेरी नाइस फैशन, अदरवाइज दे लीड टू प्रॉब्लम्स। ओके, सो प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि देखो क्या हो जाएगा ना कि अगर आपने उसको ब्लेंड नहीं किया बराबर बिफोर टैबलेटिंग एंड दिस थिंग, सो क्या होगा कि टैबलेट का एक पोर्शन ज़्यादा पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू द अदर पोर्शन। So that should not happen. So this could result in drug content uniformity variation, especially in if the tablet or capsule is small and the drug concentration is relatively low in the blend। तो ये कब होता है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका ड्रग कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। ओके, तो पहले वो कम है और फिर आपने अगर टैबलेट वेरिएशन, अगर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी वेरिएशन रखी हुई है तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो क्या कर सकते हैं ना कि आइडियली जब हम प्लांट्स की तरफ करते हैं तो ड्राई ब्लेंडिंग जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, ड्राई ब्लेंडिंग जो होती है ना, वो तभी हो जाती है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रैनुलेशन के पहले ही हमको जो है। ठीक है, देखो, सो आइडली द ड्राई ब्लेंडिंग बेसिकली मस्ट टेक प्लेस इन द वेसल इन विच सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग सच एज ग्रैनुलेशन अकर्स। तो अब ड्राई ब्लेंडिंग जो है ना उसी वेसल में करो जिसमें ग्रैनुलेशन चालू था, मतलब ग्रैनुलेशन होने वाला है, सॉरी। ठीक है ना, तो आपको ड्राई ब्लेंडिंग भी अपने एक्सिपिएंट्स की या फिर अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट की उसी वेसल में करनी है जिस वेसल में हम ग्रैनुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, दिस विल इंश्योर समथिंग, एटलीस्ट दिस विल इंश्योर द कंटेंट इन्फॉर्मिटी एज ऑफ, मतलब एटलीस्ट। ठीक है, बट क्या है ना कि सब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के पास ऐसे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स नहीं रहते जहाँ पर हम ड्राई ब्लेंडिंग भी कर सकें और ग्रैनुलेशन भी कर सकें। तो वो क्या करते हैं ना कि व्हाट दे डू इज़ दैट दे टेक लार्जर, पहले क्या कर लेते हैं कि लार्जर बैच को ना ड्राई ब्लेंड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पाउडर ले लेते हैं और उसको पहले से ही फिर ड्राई ब्लेंड करके रख देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं ना, दे सब डिवाइड इनटू मल्टीपल सेक्शंस फॉर ग्रैनुलेशन ऑपरेशंस। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको अगर आप पूरा का पूरा ड्राई ब्लेंड का बैच ले रहे हो और आपने फिर उसको उसी वेसल में डालना है। ठीक है ना, सो बहुत बार ऐसा होता है कि सच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आर नॉट एबल टू अकोमोडेट सच बिग बिग ऑपरेशंस इन वन वेसल। तो इसलिए उन्हें क्या करते हैं ना कि दिस सब डिवाइड इनटू स्मॉल स्मॉल पोर्शंस। तो पहले एक लार्जर बैच को ना ड्राई ब्लेंड कर लेते हैं। ओके, और फिर इसको सब डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर पोर्शंस ताकि फिर हम लोग ग्रैनुलेशन अच्छे से कर सकें उसी वेसल के अंदर। ठीक है ना, तो वो एक चीज़ जो है अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि ड्राई ब्लेंडिंग एंड ग्रैनुलेशन शुड टेक प्लेस इन द सेम वेसल, बट कुछ फैसिलिटीज नहीं कर पाती। ओके, दूसरी बात जो है ना कि उन लोग को ये भी एक स्टेप्स देखने पड़ते हैं, ये भी एक दिमाग में रखना पड़ता है कि जब भी हम लोग क्या बोलते हैं उसको ड्राई ब्लेंड करने वाले हैं, सपोज अभी सब हम लोग सब ड्राई ब्लेंडिंग करने वाले हैं, उसके पहले भी आप एटलीस्ट आपको इतना इंश्योर करना है कि आपके एक्सिपिएंट्स में या फिर आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट के अंदर देयर आर नो अग्लोमेरेट्स प्रेजेंट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो देयर आर नो अग्लोमेरेट्स प्रेजेंट एंड फॉर दिस यू कैन यूज़ मेनी स्क्रीनिंग प्रोसेसेस, मिलिंग कर सकते हो आप पहले ड्राई ब्लेंडिंग के पहले। ओके, दूसरी बात आप जो बोल रहे हो कि ब्लेंडिंग इक्विपमेंट जो रहना चाहिए, इट शुड बेसिकली डिफर इन साइज from that is used in product development laboratories. Consequently, attention should be paid to the scale up of this operation so that equipment of the right design is used and blender loads, mixing speeds and mixing times are properly established। ठीक है ना, तो ये एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, द ब्लेंडिंग इक्विपमेंट यूज इन अ प्रोडक्शन ऑपरेशन डिफर्स कंसिडरेबली इन साइज फ्रॉम दैट यूज इन अ प्रोडक्शन डेवलपमेंट लेबॉर्ट्री। वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो हम लोग डेवलप लैब में जब बनाते हैं हमारे फॉर्मुलेशन को इन अ लैब स्केल, इन अ स्मॉल स्केल,
तो हम क्या करते हैं ना, हम लोग मिक्सिंग इक्विपमेंट्स या ब्लेंडिंग इक्विपमेंट्स जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा छोटे रहते हैं इन साइज़ एंड डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं वो। बट वी हैव टू कंसिडर कि जब हम प्लांट स्केल अप कर रहे हैं, पायलट प्लांट स्केल अप कर रहे हैं, तो तब हम लोग को जो है ध्यान में रखना होता है कि इसके लिए डिफरेंट जो है मिक्सर्स की साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी, डिज़ाइन विल बी डिफरेंट एंड ऑल दोस टर्म्स, मिक्सिंग टाइम्स भी अलग होंगे उस टाइम में। ओके ओके अगेन, consequently attention should be paid to the scale up of this operation so that equipment of the right design is used and blender loads, mixing speeds and mixing times are properly established. In any blending operation, both segregation and mixing occurs simultaneously. ठीक है, segregation and mixing occurs simultaneously because both processes are a function of particle size, shape, hardness and density. बराबर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेग्रीगेशन एंड मिक्सिंग जो रहती है वो साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। ओके, सो ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट टैबलेट ब्रांडिंग, ठीक है ना। ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स हैं, आप इसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट में लिख सकते हो या फिर जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी आप लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ये मैं थोड़ा मार्क करना भूल गया था, और ये मैं मार्क करना भूल गया था। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जब आप ब्लेंडिंग एंड ग्राइंडेशन करो, सबसे पहले बात को आपको याद रखना चाहिए कि प्रायर टू ग्राइंडेशन और प्रायर टू एनकैप्सुलेशन वॉट एवर यू आर डूइंग, योर बाउटर शुड बी ड्राई ब्लेंडेड फर्स्ट। एंड ड्राई ब्लेंडिंग अगर हो रही है तो शुड अकर आइडियली इन द सेम वेसल व्हेन ग्राइंडेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। ओके, नाउ ठीक है, तो हमने एक ये बात कर ली, और दूसरी बात हम लोग को करनी चाहिए कि क्योंकि बिग बिग फैसिलिटी जो रहती है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो एक टाइम पे जो है मतलब जो वेसल है, ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन वो अकोमोडेट ना कर सकें, ठीक है ना। वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी, ठीक है ना, कि वो ग्राइंडेशन भी उसी इक्विपमेंट में कर सके और फिर वो ड्राई ब्लेंडिंग भी उसी इक्विपमेंट में कर सके। दोनों क्या करते हैं ना, डिवाइड इट इनटू स्मॉल पोर्शंस। पहले ड्राई ब्लेंडिंग कर लेते हैं बड़े बैच का, और फिर उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड इट इनटू स्मॉल पोर्शंस फॉर ग्राइंडेशन, ठीक है। नाउ बिफोर ग्राइंडेशन और बिफोर ड्राई ब्लेंडिंग itself, your agglomerates of the raw materials should be broken down very nicely because it will create problems in the flow property of the powder, ठीक है ना। वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। द ब्लेंडिंग इक्विपमेंट यूज इन प्रोडक्शन ऑपरेशन, मतलब यहाँ पर सिर्फ इतनी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका ब्लेंडिंग इक्विपमेंट है दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, कि भाई वो एडिक्वेट साइज़ का, एडिक्वेट डिज़ाइन का हो, एंड इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम लैब स्केल, बिकॉज लैब स्केल में अपने बहुत ही छोटे छोटे डिज़ाइन और छोटे छोटे साइज़ के इक्विपमेंट्स अपने यूज़ जो थे किए थे। सेग्रीगेशन मिक्सिंग शुड अकर साइमल्टेनियसली इन ब्लेंडिंग ऑपरेशन। ओके, नाउ अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो है मतलब अभी अपन ये तो हमने डायरेक्टली जो है ना एक जिस्ट देखा थोड़ा सा ट्रैवलिंग ब्लेंडिंग एंड ग्राइंडेशन के बारे में। तो हम ड्राई ब्लेंडिंग एंड डायरेक्ट कंप्रेशन के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ओके, तो इसमें लिखा है कि स्केलिंग अप पर ड्राई ब्लेंडिंग ऑपरेशन। अब हम लोग कब से ड्राई ब्लेंडिंग बोल रहे थे, तो ड्राई ब्लेंडिंग को हम लोग स्केल अप कैसे करें, हाउ डू वी स्केल अप दैट ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इट, ठीक है। सो हाँ, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है, द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राई ब्लेंडिंग ऑपरेशन ऑफ अ डायरेक्टली कंप्रेसिबल मटेरियल दैट कैन बी एडजस्टेड टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा द ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स टू द ब्लेंडर। ओके, तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, द ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स टू द ब्लेंडर। आप ब्लेंडर में कौन से ऑर्डर में यहाँ पर जो है चीज़ें ऐड करोगे, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, सो ये देखो, सॉरी मैं ठीक है, ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ कंपाउंड्स। तो लोड ऑफ एक्टिव ingredient may be sandwiched between the two portions of directly compressible excipient in the blender.
ओके, टू इम्प्रूव डिस्पर्जन एंड टू अवॉइड लॉस और लॉस टू द सर्फेस ऑफ द ब्लेंडर। ठीक है, तो देखो अब इसका बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप ऑर्डर ऑफ एडिशन मतलब जब आप ऐड कर रहे हो अपने इक्विपमेंट में, अपने ब्लेंडर के अंदर, जब आप एक्सिपियंस या फिर एक्टिव जो भी है एक्टिव जब आप ऐड कर रहे हो, तो जो लो डोज एक्टिव है ना आपका, जो एकदम पोटेंट एक्टिव है, सी लो डोज एक्टिव कौन सा होता है, जो पोटेंट होता है। ठीक है ना, तभी हमें लो डोज रखते हैं। कोई भी अगर कंपाउंड अगर हम बोल रहे हैं कि इसको लो डोज में लिया करो, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो पोटेंट है और लो डोज में भी अपना एक्शन दिखा सकता है अच्छा खासा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर टेलिंग दैट लो डोज एक्टिव को आप क्या करो, सैंडविच कर दो बिटवीन टू पोर्शंस ऑफ डायरेक्टली कंप्रेसिबल एक्सिपिएंट इन द ब्लेंडर। ठीक है ना, तो मतलब क्या कर दिया हमने कि लो डोज एक्टिव को आपको सैंडविच करना है बिटवीन टू पोर्शंस ऑफ डायरेक्टली कंप्रेसिबल एक्सिपिएंट्स। ओके, नाउ व्हाट विल दिस डू, इससे ना आपका कंप्रेशन आप इससे आपका डिस्पर्जन इन द इंटायर फॉर्मुलेशन विल हैपन वेरी नाइसली and it will avoid the loss to the surface of the blender. Now why I am I saying that ये loss to the surface of the blender? Now see, कुछ एक्टिव्स जो रहते हैं दे आर करोसिव टू द स्टेनलेस स्टील एंड ऑल दो स्टफ। तो वो अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं ना, वी स्टैंडविच इट कि ब्लेंडर जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए हमारे एक्टिव कंपोनेंट के साथ। ओके, सो दैट इज़ डन बिकॉज ऑफ दैट। Then the next part is that next aspect is that the mixing speed. So examples are blade rotation speed for a planetary type mixer and a mixer tumbling or rotation speed for a twin shell. Okay, तो जो ड्राई ब्लेंडिंग में आपको मिक्सर स्पीड की भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज द मिक्सिंग टाइम। Okay, so mixing time can be decreased if available data shows the material to be consistently and uniformly mixed in a less time than originally directed. वो बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मिक्सिंग टाइम को कम रख सकते हो इफ़ द डेटा जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है या फिर आपने जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ की हैं, अगर आपको बताता है कि आपका जो मटेरियल है वो उसको हम लोग कम टाइम तक में अगर मिक्स करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, तो ठीक है। Alternatively, the time may be needed to increase if the mixing time is shown to produce material which borderline uniformity. Okay, mixing time also affects the compressibility of the finished blend. So excessive mixing time may fracture fragile excipients and ruin their compressibility. This is some obvious things that we are mentioning here, but very important things. ठीक है, तो वो बोलने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका डेटा में मेंशन है, अगर आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, अगर आपने जो प्री फॉर्मेशन स्टडीज़ की हुई है उसमें मेंशन है, या अगर आप कि आपका मिक्सिंग टाइम जो है कम मिक्सिंग टाइम में जो आपका है आपको कंटेंट यूनिफॉर्मिटी अच्छी मिल जाएगी, तो ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना कि अपने पायलट प्लांट स्केल अप के टाइम पे भी मिक्सिंग टाइम कम रख सकते हो। बट अगर आपको ऐसा डेटा मिला है कि इस कम मिक्सिंग टाइम की वजह से अपने को सिर्फ बॉर्डर लाइन यूनिफॉर्मिटी मिल रही है, तो ऐसा मत करना, यू कैन इंक्रीज द टाइम ओके ऑफ मिक्सिंग, बिकॉज क्या है, मिक्सिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द टैबलेट। ज़्यादा अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो बल्क टैबलेट हो जाएगा, वोंट बी एबल टू कंप्रेस। ओके, और अगर ज़्यादा आपने मिक्सिंग कर दिया सो इट मे फ्रैक्चर फ्रेजाइल एक्सिपिएंट्स एंड रूइन देयर कंप्रेसिबिलिटी। ओके, तो एक्सिपिएंट अगर फ्रेजाइल है तो उसको पूरी तरह से वो डैमेज कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि मिक्सिंग टाइम इज़ इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि भाई कम मिक्सिंग टाइम में हो जाता है तो काम ठीक है यार, 2-3 मिनट और रख दे तो क्या आ जाएगा, नहीं। कम मिक्सिंग टाइम अगर बोला हुआ है तो ठीक है, वो इतना ही फॉलो करना है, बिकॉज मे बी दैट एक्सिपिएंट मे बी फ्रेजाइल। The use of auxiliary dispersion equipment within the mixer. So auxiliary dispersion equipment within the mixer. An example of is an intensifier bar or chopper blade in a twin shell mixture. Intensifier bar or chopper blade in a twin shell mixture. These increase the efficiency of dispersion of solid and liquid ingredients added to the mixture. They also reduce agglomerates that may be present in the material, thereby adding the efficiency of dispersion. Okay. अब इंटेंसिफायर बार या फिर चॉपर ब्लेड का मतलब क्या होगा कि देखो, सबसे पहली बात तो आपको इसके इसका जो टाइटल है उससे समझ जाना चाहिए कि उसका क्या यूज़ होगा। ऑक्सिलरी यूज़ है, मतलब एक एडिशनल यूज़ है आपके मिक्सर के साथ कि आप उसको चॉपर ब्लेड अटैच कर सकते हो। बिकॉज अगर अग्लोमिनेट या फिर एक पेस्ट फॉर्म हो जाता है, एक पेस्ट जैसा चीज़ कोई डो फॉर्म हो जाता है, उसको डो को ब्रेक करने के लिए, उस अग्लोमिनेट को ब्रेक करने के लिए आपको चॉपर ब्लेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एंड इट विल लीड टू एफिशिएंसी। Then the mixing action. Mixing action is determined by the mechanics of the mixer and can only be changed by converting from one blender to another or by modifying the blender through addition of package or plates which would alter the mixing characteristics. तो आप क्या कर सकते हो ना मिक्सिंग एक्शन के लिए कि डिपेंड करता है, सी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इट डिपेंड्स। ओके, बिकॉज क्या है ना कि
some formulations, in some formulations you will require mixing actions along with baffles and blades, okay, and plates also. baffles आपको पता है ना क्या होता है? हाँ, तो baffles आपको रिक्वायर हो सकता है, बट कभी कभी क्या हो सकता है ताकि वोटेक्स फॉर्म ना हो। सिंपल, baffles हम क्यों लगाते हैं? ताकि वोटेक्स फॉर्म ना हो। बट ये है कि baffles कभी कभी हम लोग को baffles की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो ये है आपका मिक्सिंग एक्शन, कि आपको मिक्सिंग एक्शन, आपको ऑक्सीडेड इक्विपमेंट लगाना क्या है, ठीक है। डू यू वांट टू पुट अ baffle, डू यू वांट टू पुट अ blade, सॉरी blade नहीं, डू यू वांट टू पुट अ plate in it, that will decide the mixing action, okay, because that nearly, because अगर आप baffles नहीं लगाते तो फिर वोटेक्स एक्शन होगा, और फिर अगर baffle लगाए तो वोटेक्स एक्शन नहीं होगा, तो डिफरेंस होता है। then when the blender load, the amount of material volume to the total mixer volume affects the efficiency of a blender, so each blender has an optimal working range। ओवरलोड करोगे तो फिर एफिशिएंसी बहुत रिड्यूस हो जाएगी, बराबर है। और अगर आपने बहुत ही कम कर दिया लोड, द पाउडर स्लाइड रादर देन रोल इन द ब्लेंडर एंड प्रॉपर मिक्सिंग डज नॉट अकर। अगर आपने बहुत कम रख दिया तो फिर वो स्लाइड हो जाएंगे लोड अपने ब्लेंडर के ऊपर, ठीक है ना, तो बराबर होगा ही नहीं, ओके। स्लाइड हो जाएंगे ब्लेंडर के ऊपर, मतलब बोलने का मेरा ये मतलब है कि इमेजिन हाँ, मतलब वो पाउडर ना ऐसे उछलते रहेगा, इट वोंट गेट रियली मिक्सड, ओके ना। और इन सम केसेस अगर आपने बहुत ही कम लोड रखा है ये सोच के कि आपका पाउडर एफिशिएंटली बाइंड हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा, तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। तो वो एग्जैक्टली उसके मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा कि आपका पाउडर जो है आपके ब्लेंडर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, इट विल जस्ट स्लाइड थ्रू द प्लेट्स ऑफ द ब्लेंडर, ओके। ब्लेंडर के जो आपके प्लेट्स होते हैं, जैसे पंखा है हमारा, पंखे को समझ लो, पंखे के जो प्लेट्स होते हैं, ठीक है ना, उसको समझ लो एज अ ब्लेंडर, ओके। तो प्लेट्स के ऊपर खाली स्लाइड करते रहेगा वो, और कुछ नहीं करेगा, ब्लेंड जो होना है वो होगा ही नहीं, ओके। तो वो एक चीज़ है, तो आप ओवरलोड मत करो और एकदम कम भी मत रखो, एफिशिएंट लोडिंग रखो, ठीक है। तो हमने टैबलेट ग्रेजुलेशन एंड ब्लेंडिंग अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। एक तो जब हमने ब्लेंडिंग ऑपरेशंस को अगर हम स्केल अप करते हैं, सबसे पहली बात हमको जो ध्यान में रखनी होती है वो ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स। आप एक्टिव कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, बिटवीन 2 एक्सिपिएंट्स रख सकते हो एक्टिव कंपोनेंट को फॉर बेटर डिस्पोजल एवरीथिंग, ओके। व्हाट एल्स कैन यू डू, you can increase you can see that the mixing speed is proper or not, okay। so you have to see that whether the mixing speed is proper or not। examples are blade rotation जो भी है। then mixing time में आपको देखना पड़ेगा कि भाई मिक्सिंग टाइम अगर मैंने कम रखा तो क्या हो सकता है, या मिक्सिंग टाइम मैंने ज़्यादा रखा तो क्या हो सकता है। then use of auxiliary dispersion equipment like chopper blades, intensifier bars and all those stuff। मिक्सिंग एक्शन आपका मैटर करता है, अगर आप मिक्स कर रहे हो, ब्लेंड कर रहे हो, उसके साथ साथ में आपने टैफल्स लगाए, प्लेट्स लगाए, तो आपको लगाना है कि नहीं लगाना है वो आपके हाथ में होगा। ब्लेंडर लोड कम रखोगे, ज़्यादा रखोगे, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ऑप्टिमम रखो, so that is all that we have to do with your this thing, dry blending and direct compression, okay। now next thing that we're going to go on is your dry granulation। so dry granulation में जाने से पहले सबसे पहली बात तो हमको मालूम होना चाहिए ड्राई ग्रेजुलेशन का मेथड जो है क्या होता है। सो फॉर दैट आई विल बी रेफरिंग माई नोट्स नहीं, मेरे सर के नोट्स फ्रॉम TY, ओके, इंडस्ट्रियल फार्मेसी पार्ट 1, जिसमें हमको प्रॉपर ज्ञान दिया हुआ है रिगार्डिंग ड्राई ग्रेजुलेशन कि ड्राई ग्रेजुलेशन करते कैसे हैं। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द अदर स्टफ यू ऑल्सो हैव टू राइट वॉट ड्राई ग्रेजुलेशन प्रोसेस इंक्लूड्स, ओके। So I just flash those slides. However, I've covered those things in my previous videos, but ठीक है यार, अभी कर लेते हैं, no problems, okay। तो एज यू कैन सी मैं डायरेक्ट कंप्रेशन के ड्राई ग्रेजुलेशन देखो, हाँ, तो जो है डायरेक्ट कंप्रेशन अलग बात होती है, ड्राई ग्रेजुलेशन अलग बात होती है, ओके। सो विल गो ऑन ड्राई ग्रेजुलेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ड्राई ग्रेजुलेशन क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। इसमें लिखा हुआ है दैट in dry granulation process the powder mixture is compressed without the use of heat and solvent, okay। so heat and solvent के क्या बोलते हैं उसको, के यूज़ के बिना हम जो है इसको कंप्रेस करेंगे, ओके। और ड्राई बाइंडर इज़ नीडेड टू बी एडेड टू द फॉर्मुलेशन टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स। बिकॉज देखो कभी भी हम सब लोग टैबलेट बनाते हैं तो आपको सबसे बड़ी बात ये बता देगी कि हम लोग ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं सबसे पहले, ओके। डो बनाते हैं, डो हम लोग स्क्रीन से पास करते हैं, स्क्रीन से हमको ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, ग्रैन्यूल्स को ड्राई करते हैं एंड दैट्स इट, दैट इज़ डन इन डेड ग्रैन्युलेशन, डो वो बनाना।
बट यहाँ पर ड्राई ग्रेनुलेशन के अंदर ड्राई ब्लेंडर यूज़ होता है, ओके। और द टू बेसिक प्रोसीजर्स आर यूज, तो वन इज स्लगिंग एंड वन इज चिल्सोनेटर। नाउ स्लगिंग का प्रोसेस ना डायरेक्ट स्लगिंग का प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है इन लैकमेन के मतलब स्लगिंग के बारे में ज़्यादा बात की उन्होंने, बट क्योंकि हमको एग्जाम में लिखना है एग्जामिनेशन क्या होगा, तो हम लोग दोनों मेथड्स पढ़ेंगे, ओके, कि स्लगिंग भी क्या होता है, चिल्सोनेटर भी क्या होता है, ओके। सो स्लगिंग में क्या होता है कि पाउडर इज़ प्री कंप्रेस्ड, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात तो आपको याद रहना चाहिए कि आपने ड्राई ग्रेनुलेशन में करना क्या है। यू हैव टू फर्स्ट वे द पाउडर, साइज इट, ब्लेंड इट, एंड देन यू हैव टू क्या बोलते हैं मैंने उसको, सब्जेक्ट इट टू कंपैक्शन, अगेन मिल इट, लुब्रिकेट इट एंड देन कंप्रेस इट, ओके। तो पहले आप स्लग्स बनाओगे, कंपैक्शन करोगे, तो उसमें क्या है ना कि आप बार बार जो है स्लग बना रहे हो, तोड़ रहे हो, स्लग बना रहे हो, तोड़ रहे हो, देखते हैं क्या है एग्जैक्टली, ओके। इतना तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई वेइंग, साइजिंग और ब्लेंडिंग तो सब में होने वाले हैं, ओके। दिस मेथड इज यूज फॉर, अभी देखो, ड्राई ग्रेनुलेशन बाय रोलर कंपैक्शन। This method is used for dry granulation on a large scale on specially designed machine called as roller compactor with a capacity of about 500 kg per hour. Roller compactor consists of cylinder rolls that rotate in opposite direction to draw the powder feed into the gap between the two rollers. Okay. Powder material is fed between the two rollers by a screw conveyor system. I have a picture also. इस सर ने यहाँ पर एक पिक्चर बनाई हुई है। एज यू कैन सी यहाँ पर दो रोलर्स यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलना चाहिए, दे आर रोलिंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर से जो फीड मटेरियल आ रहा है, ये स्क्रू कन्वेयर रखा हुआ है यहाँ पर, ओके, सिग्मा ब्लेड कन्वेयर रखा हुआ है, और एक कन्वेयर की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लेड है, सॉरी जो हमारा पाउडर है वो इसके बीच में, रोलर के बीच में से पास कर रहा है, ओके। So the powder is passing between the rollers, between the gap, into the gap between the rollers, okay. So अभी वो रोलर में क्या स्टेप्स होते हैं, once it is fed into the roller, वो स्टेप्स को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि फीड स्क्रू से हम लोग रोलर के गैप में जाने की कोशिश करेंगे, ओके। फीड स्क्रू जो हमारा स्क्रू कन्वेयर है, इसके हेल्प से हम लोग ट्राई करेंगे कि हम जो है हमारे रोलर के बीच में जा सकें। सबसे पहली बात तो हम लोग ये करेंगे। सो पाउडर फीडिंग इज़ फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म इज प्री डेंसिफिकेशन। प्री डेंसिफिकेशन में होता क्या है, वंस द पाउडर मटेरियल इज ड्रॉन इनटू द निप एंगल एरिया, द पाउडर रब्स अगेंस्ट द रोल सर्फेसेस एंड अंडरगोज द प्री डेंसिफिकेशन प्रोसेसेस, ओके। तो क्या हो जाएगा कि वंस द पाउडर मटेरियल इज ड्रॉन इनटू द निप एरिया एंगल, ओके, तो एक बार वो अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा कि इट इज़ रबिंग अगेंस्ट द रोल सर्फेसेस, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो जो हमारा पाउडर होगा वो हमारे जो रोलर सर्फेसेस है उस पर रब करेगा और वो प्री डेंसिफाई हो जाएगा। प्री डेंसिफिकेशन मतलब क्या है कि एकदम कम्पैक्ट होने से पहले वो थोड़ा सा डेंस हो चुका है, ऐसा बोल सकते हो आप। देन रिबन्स विल बी फॉर्म। सो एज अ मटेरियल एंटर्स रोल गैप, पार्टिकल्स आर डीफॉर्म्ड और फ्रैगमेंटेड टू फॉर्म रिबन्स अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर। ऐसे समझ लो कि आपने जो है डाला है अपने रोटी मेकर के अंदर एक डो, एक व्हाट कैन से, यू हैव पुट दिस थिंग, हम लोग आटा का पूरा डो जो है डाल दिया, और जब आपने रोटी मेकर बनाया तो फिर वो पूरा का पूरा जो है फ्लैट रोटी बन के निकला। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है कि बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े नहीं बोलने चाहिए हम लोग को, विजुअली जो एक विजुअली हम देख सके उतने बड़े ये ग्रैन्यूल्स थे। ये स्पेरिकल इन शेप थे पहले, बट जब वो प्रीडेंसिफाई हुए, आफ्टर प्रीडेंसिफिकेशन दे have converted into proper ribbons, into flat ribbons, okay, compressed, okay। तो ये है, the ribbons are then sized through screens to produce granules that have to be compressed into tablets, ठीक है। तो रिबन्स को फिर हम साइज कर देते हैं टू स्क्रीन्स, तो ये रिबन्स वापस फिर स्क्रीन से पास करेंगे टू फॉर्म अगेन ग्रैन्यूल्स, ओके। तो ग्रैन्यूल फॉर्म करने का ये अलग तरीका है, ये ऐसे आप बोल सकते हो, ओके। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फॉर्मिंग द ग्रैन्यूल्स इन सच अ वे, डायरेक्टली हम स्क्रीन से पास नहीं करते ग्रैन्यूल्स को डो बनाने के बाद, क्योंकि ड्राई ग्रैन्युलेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसके अंदर डो बनने वाला है नहीं, सबसे बड़ी बात। तो हम क्या करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी पास इट टू दिस रोलर कंपैक्शन, ठीक है ना, ताकि वो रिबन फॉर्मेशन में आके ग्रैन्यूल बने, ठीक है ना, बाइंड हो जाए थोड़ा सा। तो ये एक चीज़ है, ओके, ड्राई ग्रैन्युलेशन का एक स्टेप है। देन या सो वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल दिस स्टफ। सो ऐसा कुछ यहाँ पर जो है मैकेनिज्म होता है।
ओके। नाउ स्लगिंग का मैकेनिज्म क्या है हमको देखना है। स्लगिंग का मैकेनिज्म ये है, इट इन्वॉल्व्स द कंप्रेशन ऑफ टैबलेट फॉर्मुलेशन बाय मीन्स ऑफ टैबलेट प्रेस फॉलोड बाय मिलिंग एंड स्क्रीनिंग प्रायर टू टैबलेट कंप्रेशन। ओके, so powder blend is forced into dies of large capacity tablet press and compacted using flat paste faced punches। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंप्रेशन वाले हमारे इक्विप में डाल देंगे। ओके, तो ये जो है डाइस जिसको हम बोलते हैं, आपको बता रहेगा, जब हमने प्रीवियसली जब हमने पढ़ा था इसके अंदर ही पढ़ा था कि डाइस क्या होता है। तो डाइस के अंदर हम लोग भर के रख देंगे, दोज आर स्मॉल होल्स in which we're going to fill the tablet powder. Once they are filled into the tablet dies, what will happen is that they will be compacted using flat faced punches। Okay, so this compacted mass is called as slug। This is obtained by the process of slugging। Okay, now जैसे ये slug बने आप उसको मिल कर दोगे। ओके, तो हमने कंपैक्ट किया, मिल कर दिया। ओके, सो इसको कब तक रिपीट करना है, जब तक हमको एक डिज़ायर्ड फ्लो प्रॉपर्टी नहीं मिल जाए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक बात है। तो हमको जो ये स्लग का मिलिंग या स्क्रीनिंग जो भी है, हम लोग स्लग बना रहे हैं, मिल कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, दैट्स इट, ग्रैनुल बन गए। ओके, वापस फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्लगिंग कर रहे हैं, मिल कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, ग्रैनुल बना रहे हैं। तो हमको जब तक करते रहना है जब तक हमको एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक फ्लो ना मिल जाए, डिज़ायर्ड फ्लो ना मिल जाए। ओके, तो व्हाट वर बी डूइंग इन रोलर कंपैक्शन, जैसे हमने हमारा ड्राई ब्लेंडिंग हो गया, हमारा ड्राई ब्लेंडिंग का प्रोसेस हो गया, हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू डायरेक्टली पास दैट पाउडर टू द रोलर कंपैक्टर मशीन। सबसे पहला क्या होता था, प्री डेंसिफिकेशन होता था, दैट इज़ थ्रू द फीड स्क्रू। जब वो पास किया हमारे रोलर कंपैक्टर के गैप्स के बीच में, तो क्या हो गया कि वो प्री डेंसिफाई हो गया, थोड़ा सा डेंस हुआ। ठीक है, देन व्हेन इट पास्ड इनटू द प्रॉपर मिडल ऑफ द टू रोलर कंपैक्टर्स दैट वर रनिंग, तो जब वो मिडल में एकदम पहुंचा तो वो प्रॉपर रिबन में बन गया। ओके, इट गॉट कंपैक्टेड, इट गॉट डिस्टॉर्टेड, इट गॉट डैमेज्ड इट टू अ रिबन। दिस रिबन विल बी साइज्ड टू प्रोड्यूस ग्रैनुल्स। इन ग्रैनुल्स को फिर हमको यूज़ करना है फॉर कंप्रेशन। ओके, दैट वाज योर रोल कंप्रेशन प्रोसेस। स्लगिंग में क्या करता है, आपका जो ड्राई ब्लेंडिंग हो गया एक बार, तो ड्राई ब्लेंडिंग के बाद में आपको जो पाउडर मिला है उसको आपको पहले तो स्लग बनाना है अपने पंचेस में डाल के, कंप्रेशन वाले मशीन में डाल के आपको पंच के फोर्स के हेल्प से आपको स्लग बनाना है। वंस अ स्लग इज फॉर्म, you will be basically screening it, milling it and again producing the granules। ओके, वापस वो ग्रैनुल्स बने, वापस आप उसको स्लग बनाओगे, वापस ग्रैनुल बनाओगे। यू विल डू दिस टिल यू गेट अ फ्लो प्रॉपर्टी, डिजायर्ड फ्लो, ओके, ऑफ द ग्रैनुल्स। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड ड्राई ग्रैनुलेशन का प्रोसेस ऑल्सो। नाउ विल बी सीइंग इनटू व्हाट इज रिटन इन ड्राई ग्रैनुलेशन। ओके, तो अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है हम लोग देखने वाले हैं। कूल। तो ड्राई ग्रैनुलेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि yeah, so yeah, now तो इसमें हम लोग क्या पॉइंट मार्क कर सकते हैं कि ये देखो ना, जब हम लोग स्लग्स फॉर्म करते हैं तो स्लग का जो रेंज होता है ना, रेंजेस फ्रॉम 1 इंच इन डायमीटर फॉर मोर इजीली स्लग मटेरियल। ऐसे मटेरियल को जो हम लोग इजीली स्लग कर सकते हैं उसका डायमीटर जो रहेगा 1 इंच तक रहेगा, एंड 2 इंचेस, ओके, इन डायमीटर फॉर मटेरियल्स दैट आर मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड रिक्वायर मोर प्रेशर पर यूनिट एरिया टू फॉर्म सेटिस्फैक्ट्री कंपैक्ट्स। तभी स्लग का जो डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दैट टाइम वी नीड टू give more pressure, we need to give more pressure per unit area and all those stuff। ठीक है, so that is taken into consideration। दूसरी बात है, फाइन्स शुड ऑल्सो बी रिसाइकल्ड आफ्टर ग्रैनुलेशन प्रोसेस हैज अकर्ड। एंड दूसरी बात जो मेरे को बोलना था कि मटेरियल्स ऑफ वेरी लो डेंसिटी require compaction to achieve a bulk density sufficient to allow encapsulation and or compression। One of the best known examples of this process is the densification of aluminum hydroxide। ओके, तो ये आपको जो है याद रखना चाहिए। दूसरी जो बात मेरे को याद रखनी थी कि जो भी प्लांट साइंटिस्ट होता है उसको याद रखना पड़ता है कि मेरे स्लगिंग ऑपरेशन के टाइम पे मेरा डायमीटर क्या है पंचेस का, सब्सिक्वेंट साइजिंग कितनी है, स्क्रीनिंग कितनी है, अब सब्सिक्वेंट साइजिंग ऑपरेशंस होते हैं, स्क्रीनिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी स्लगिंग के टाइम पे, वो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। यू शुड ऑल्सो
पे पर्टिकुलर टेंशन टुवर्ड्स द फोर्सेज यूज फॉर स्लगिंग ऑपरेशन. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हम लोग स्लगिंग की बात करते हैं तो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज़, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं स्लगिंग के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा. हमें स्लगिंग का जो है डायमीटर जो रेंज करना चाहिए हमारे पार्टिकल का शुड रेंज बिटवीन 1 इंच to 2 इंचेस. ओके, फॉर ईजिली 1 इंच फॉर ईजिली स्लग मटेरियल. और अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा हट कपटी अगर कुछ है, बहुत ही ज़्यादा एकदम जिद करने वाला अगर कोई ज़िद्दी कोई मटेरियल होगा जो मतलब नहीं हो रहा होगा स्लग, तो उसके लिए फिर वो इंच जो है बढ़ जाता है. ठीक है, बिकॉज उसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ड्वेल टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ड्वेल टाइम की ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ेगी फॉर सेटिस्फैक्ट्री कम्पैक्ट. ठीक है, फाइन्स जो बनेंगे उसको रिसाइकिल कर देना. ठीक है, फाइन्स कब बनेंगे जब आप ग्रैनुलेशंस करके आपका हो गया. ठीक है, नाउ पे पर्टिकुलर अटेंशन वेन एवर यू आर दिस थिंग. हाँ, उसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर आपका मटेरियल जो है लो डेंसिटी का है तो उसको आप स्लगिंग मत करना, आप उसको रोलर कंपैक्शन कर लेना. बिकॉज दैट हैज़ टू बी डेंसिफाइड प्रॉपर्ली. स्लगिंग में शायद उतना डेंसिफिकेशन ना हो सके, बट कंपैक्शन में अच्छा ज़्यादा डेंसिफिकेशन हो सकता है. ठीक है, दूसरी बात जो मेरे को बोलनी थी यहाँ पर, दैट यू हैव टू पे पर्टिकुलर अटेंशन टुवर्ड्स द स्लगिंग डायमीटर, द स्लगिंग प्रेशर दैट यू आर अप्लाइंग, and subsequent sizing and milling, because once the slugging is done you are going to size it and mill it and then convert them into granules, right? तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से मैच के साइज़ के मुझे स्क्रीन देने चाहिए, कौन से मैच के कौन सा मेरे को मिलिंग इक्विपमेंट देना चाहिए, जो भी है. ओके, slugging is finished. तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी कवरिंग वेट ग्रैनुलेशन ऑफ द प्रोसेसेस. ओके.